सीख रहे हो, you will be able to understand. Okay, so just pay attention. So let me start the screen. All right, so in the last class what we have done now, we have understood everything in terms of the experiment. आपके 3 एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे देखे थे। एक तो हमने देखा था यहाँ पे हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे आपने देखा था कि किस तरीके से क्वेश्चन क्या ओके so that's the first thing we have seen. We have seen some of the experiments over here in terms of Hershey and Chase का, जिसके बाद ultimately prove किया गया था, it was correctly proved that your DNA is going to be a genetic material. तो ये चीज हमने देखी थी, that is the first thing we have seen, right? इसके बारे में prove किया गया था. Before that we have seen the role of your work done by McCarthy, Avery and McLeod. So इनका यहाँ पे जो role था, that is also something we have understood in the last class. एंड इनके काम के बाद पता चला था फर्स्ट टाइम कि आपका डीएनए एक्चुअली में आपका जेनेटिक मटेरियल है, बट लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था. सो एक्सेप्टेंस जो आपको आया था वो आपके हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद ही आपको मिला था कि हाँ ये प्रूफ है कि आपका डीएनए इज गोइंग टू बी जेनेटिक मटेरियल. सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन. सो जस्ट गिव मी अ मिनट. एंड देन बिफोर दैट वी हैव डन द रोल ऑफ योर ग्रिफिथ. इसके पहले हमने देखा था कि ग्रिफिथ का यहाँ पे क्या काम था, ग्रिफिथ का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या था. दैट इज समथिंग वी हैव सीन. ओके, तो ये हमने एक्सपेरिमेंट्स जो भी आपके यहाँ पे थे वो हमने यहाँ पे देख लिए थे. एंड नाउ विल मूव ऑन टू समथिंग एल्स. सो आफ्टर दिस वी विल बी मूविंग ऑन टू द स्टोरी ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, आज के क्लास में आप यहाँ पे समझोगे, सीखोगे कि आपका यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, या हाउ योर replication starts और how the replication happens. इसको हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आज देखेंगे. So that is something we have to understand आज के क्लास के अंदर, कि हमें पता चल गया कि डीएनए ही यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, बट हाउ डज द रेप्लिकेशन इन डीएनए हैपेंस, और कुछ प्रॉपर्टीज डीएनए की जो उसे यूनिक बनाती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. So first of all you have to know that what are the properties of the DNA जो आरएनए से अलग है और उससे ज्यादा एक स्टेबल कैंडिडेट बनाती है आपके एज अ जेनेटिक मटेरियल के लिए. तो याद रखना, जब भी आप डीएनए की बात करते हो, देयर आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. कुछ चीजें आपको जो क्लियर कट मालूम होनी चाहिए. दैट व्हेन वी डिस्कस डीएनए, डीएनए इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डबल स्टैंडर्ड. डीएनए जो आपका रहेगा वो हमेशा आपका डबल स्टैंडर्ड ही आपको मिलेगा यहाँ पे. सो डीएनए इज ऑलवेज गोइंग टू बी डबल स्टैंडर्ड. आपको कभी भी किसी प्रोकैरियोट के अंदर या यूकैरियोट के अंदर आप देखोगे तो डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड ही आपको वहां पे मिलता है. ऑन द अदर हैंड अगर मैं आरएनए की बात करता हूँ, आपको जो राइबोन्यूक्लिक एसिड आपका जो आरएनए यहाँ पे है, RNA is something which is always going to be single stranded. RNA आपका हमेशा आपका होगा single stranded. So RNA अगर आप देखते हो, so it is going to be single stranded. अब जब मैं कह रहा हूं कि RNA आपके यहाँ पे single stranded है, so that means यहाँ पे आपको एक single strand ही आपको RNA का मिलेगा देखने के लिए, 5' to 3'. On the other hand, अगर आप DNA की बात कर रहे हो as a double stranded molecule, then you know that you have 2 strands over there. और दोनों की जो बेस पेयरिंग आपको यहाँ पे मिलेगी वो आपकी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री होगी. तो अगर मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पे आपका बेस पेयर लगा हुआ है, आपका यहाँ पे जो आपका बेस है वो आपका यहाँ पे ग्वानिन, तो उसके सामने कौन सा होगा? साइटोसिन, राइट. सो बेस पेयरिंग भी आपको यहाँ पे जो मिलने वाली है वो आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी. सो यू हैव ग्वानिन, देन यू विल हैव अ साइटोसिन एज अ बेस पेयरिंग सामने आपको मिल जाएगी. सो डीएनए इज ऑलवेज गोइंग टू बी डबल स्टैंडर्ड. सो डीएनए आपका हमेशा आपका रहता है यहाँ पे आपका डबल स्टैंडर्ड. अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि आपका डीएनए जो आपका यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे है, दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी. This structure is going to provide more stability. ये स्ट्रक्चर आपको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कंपेयर टू द आरएनए मॉलिक्यूल. आरएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पता है, उसके अंदर आपको स्टेबिलिटी वहां पे कम मिलती है. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन. ये एक आपका रीजन है कि आपका क्यों डीएनए को सिलेक्ट किया गया एज अ जेनेटिक मटेरियल. बट सिर्फ यही रीजन नहीं है, इसके साथ और भी कई सारे आपके यहाँ पे मल्टीपल रीजन आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. सो पहली चीज आप यहाँ पे याद रखना कि जब हम बात करते हैं आरएनए के बारे में, सो आरएनए का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि आरएनए के पास यू विल हैव सेकंड कार्बन पे आपको वहां पे OH मिलेगा, राइट. सो इफ आई डिस्कस ओवर हियर, इफ आई टेल यू दिस थिंग दैट व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इसका जो शुगर मॉलिक्यूल होता है, इसका जो पेंटो शुगर आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए, उस पेंटो शुगर के अंदर यू विल फाइंड सेकेंड कार्बन. इसका जो सेकेंड कार्बन आपका यहाँ पे था,
सेकेंड कार्बन इज नोन टू हैव प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। अब ये जो OH ग्रुप आपको मिलता है सेकेंड कार्बन के ऊपर, ये इसको बनाता है हाईली रिएक्टिव। सो याद रखना, यू हैव अ सेकेंड कार्बन के ऊपर जो आपके यहाँ पे OH ग्रुप है, दिस इज गोइंग टू मेक द RNA हाईली रिएक्टिव। सो दिस मेक्स द RNA हाईली रिएक्टिव। अब क्योंकि ये मेरे RNA को यहाँ पे हाईली रिएक्टिव बनाता है ये OH ग्रुप यहाँ पे, इसलिए कभी भी नेचर ने इसे सिलेक्ट नहीं किया एज अ जेनेटिक मटेरियल। दैट इज व्हाई इट वाज नॉट सिलेक्टेड एज अ जेनेटिक मटेरियल। So after evolution, we are seeing that DNA is a genetic material as a, आपको सिलेक्ट किया गया उसे as a hereditary material, but not the RNA। क्योंकि अगर आप DNA को ऑब्जर्व करते हो, अगर आप DNA के पेंटो शुगर को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, देन आपको वहां पे नहीं मिलता सेकंड कार्बन पे आपको OH, you only have the H over there। आपका ऑक्सीजन आपको वहां पे नहीं होता। So अगर आप इसका अगर आप पेंटो शुगर आप ऑब्जर्व करोगे, then this will have the second carbon will be having only H over here। यहाँ पे आपको OH नहीं मिलता। और ये भी एक रीजन है यहाँ पे कि इट हैज मच मोर स्टेबिलिटी कंपेयर्ड टू द RNA मॉलिक्यूल। अब एक चीज याद रखना कि जब नेचर में सिलेक्ट किया गया आपके एक DNA को एज ए जेनेटिक मटेरियल, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। देयर वर सम प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से उसने हमें सिलेक्ट किया, मतलब हमने उसे नेचर ने सिलेक्ट किया एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो क्या थी वो प्रॉपर्टीज, हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार पहले। सो दोस प्रॉपर्टीज वर, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। एक जो जेनेटिक मटेरियल आपका होता है उसके कुछ ट्रेट्स तो आपको देखने के लिए मिलने ही चाहिए। एक आपका ट्रेट यहाँ पे क्या होगा, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब एक DNA में से दूसरा DNA आराम से बनना चाहिए। सो रेप्लिकेशन होते हुए आपको वहां पे इजीली दिखना चाहिए। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो DNA मॉलिक्यूल होता है, इट शुड बी केमिकली स्टेबल एज वेल एज स्ट्रक्चरली इट शुड बी स्टेबल। आपको जो DNA मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, या जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल आपका होना चाहिए, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली इट शुड बी स्टेबल। और ये दोनों चीजें आपको DNA के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाती है। थर्ड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जो भी जेनेटिक मटेरियल आपका होगा यहाँ पे, उसके अंदर स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। दैट शुड अंडरगो म्यूटेशन बट स्लोली। याद रखना, म्यूटेशन एक इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके DNA के अंदर जो आपका होता है, और उसके वजह से आपको वेरिएशन मिलता है। अब आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था आज से 2-4 लेक्चर पहले कि म्यूटेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, 10 में से 9 बार म्यूटेशन आपके लिए हार्मफुल होगा। याद रखना, 9 out of 10 times mutation is going to be harmful। Even after that, you need to have a mutation happening in the DNA। वो आपको होता हुआ आपको मिलना चाहिए, and that should happen in the population। So population का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर आपको म्यूटेशन होते हुए मिलना जरूरी है। There should be a scope of mutation, but वो होना चाहिए slowly, वो होना चाहिए slowly, right? Because ये important होता है for the course of evolution। Evolution के लिए important होता है because इससे आपको वेरिएशन मिलता है। तो ये बात भी याद रखना, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट म्यूटेशन शुड हैपन इन द जेनेटिक मटेरियल बट शुड हैपन स्लोली, एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड इट इज एसेंशियल फॉर द इवोल्यूशन। सो ये एक पॉइंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद एक जेनेटिक मटेरियल आपका वो मॉलिक्यूल होता है या वो स्ट्रक्चर होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ फॉर्म ऑफ द मेंडेलियन कैरेक्टर। तो हमेशा एक जेनेटिक मटेरियल आपका वो मटेरियल होगा जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ये कुछ आपके यहाँ पे प्रॉपर्टीज है विच शुड बी फुलफिल्ड बाय अ जेनेटिक मटेरियल, और ये प्रॉपर्टीज, हाँ जी दीप्ति गुड इवनिंग, और ये प्रॉपर्टीज आपकी फुलफिल की जाती है बाय योर DNA। सो DNA आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज को अपना यहाँ पे फुलफिल करता है। अब ये एक्सप्रेशन वाली जो बात है ना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस एक्सप्रेशन वाली बात। यहाँ पे देखो, आपको पता है, अगर याद हो तो मैंने पिछले क्लास के अंदर एक चीज समझाई थी कि एक समथिंग नाम है सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा के अंदर हमने देखा था दैट यू हैव योर DNA में से क्या बनता है आपका मैसेंजर RNA, mRNA बोलना, ठीक है। एंड देन उसमें से आपका क्या बनता है प्रोटीन। सो जब आपके DNA में से आपका mRNA बन रहा है एंड देन उसमें से आपका प्रोटीन बन रहा है, सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ DNA एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। यहाँ पे DNA अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अब आप जानते हो कि आपके DNA के अंदर जीन्स लगे हुए हैं और वही जीन्स आपके प्रोटीन बनाते हैं, राइट? वही जीन्स, अब आपके जो जीन्स है वो क्या क्या कंट्रोल करते हैं आपके बॉडी के अंदर? आपके आंखों का कलर, आपके हेयर का कलर, आपकी हाइट, आपका स्किन का टोन, आपके अंदर जो एंजाइम्स बन रहे हैं, आपके सलाइवा के अंदर जो एंजाइम बन रहा है अमाइलेज, वो क्या है? वो प्रोटीन है। कैसे बन रहा है? इस प्रोसेस से वो बन रहा है। कोई तो जीन होगा आपके सेल्स के अंदर, कोई तो वहां पे जीन है आपके सेल के अंदर, उसमें से पहले बन रहा है आपका mRNA, और उस mRNA से आप बना रहे हो प्रोटीन, और वो प्रोटीन आपके मुंह के अंदर जो आपका एंजाइम है, सलाइवा के अंदर जो आपका अमाइलेज एंजाइम है, जो आपने 9th में पढ़ा होगा, दैट इज हाउ इट इज बीन फॉर्म्ड। सो याद रखना, DNA जब हम कह रहे हैं कि वो एक्सप्रेस करना चाहिए, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, उसका मतलब ये है दैट इट शुड बी एबल टू मेक द प्रोटीन, इट शुड बी एबल टू मेक द mRNA।
और ये चीज आपको होते हुए मिलती है डीएनए के अंदर. सो डीएनए इज बीन एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ वेरी सक्सेसफुली. तो ये एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. तो ये 4 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है. रेप्लिकेट करना आना चाहिए एक जेनेटिक मटेरियल को. इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली. इसके अंदर म्यूटेशन होते हुए आपको मिलना चाहिए, बट दैट शुड हैपन स्लोली, राइट, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन एंड योर डीएनए शुड. हाँ जी मुस्कान बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर ये म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन क्या होता है, चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे. म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन बेटा, अगर आपके सामने म्यूटेशन टर्म आ रहा है ना, तो आप एक चीज याद रखना, ये हमने टर्म देखा था when we are doing the principle of inheritance. Any alteration in the genetic material, any alteration in genetic material. मुस्कान आपको याद है सिकल सेल एनीमिया, याद है हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर? यस सर. तो उसमें जो आपका जो एक सिंगल बेस के अंदर जो यहाँ पे चेंज हुआ था ना, दैट्स अ म्यूटेशन. दैट्स एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन, राइट. अगर आपके डीएनए के अंदर कोई भी अगर चेंजेस आ रहे हैं, एनी अल्टरेशन इन द जेनेटिक मटेरियल कैन बी कॉल्ड एज माय म्यूटेशन. कोई भी चेंज, चाहे कोई चीज डिलीट हो रही हो वहां से, कोई चीज ऐड हो रही हो वहां पे, या कोई अगर वहां पे अगर आपका सीक्वेंस अगर आपका पे चेंज हो गया डीएनए के अंदर, एवरीथिंग कैन बी कॉल्ड एज माय म्यूटेशन. हर चीज को हम वहां पे म्यूटेशन बोलेंगे. तो याद रखना, एनी अल्टरेशन इन द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन. और सब लोग ये दिमाग में याद रखना दैट म्यूटेशन 9 out of 10 times is going to be harmful, राइट. एक बार ऐसा म्यूटेशन होता है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है और उसे कंजर्व किया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इज गोइंग टू बी हार्मफुल. ठीक है. जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, एंड और एक और बात यहाँ पे याद रखना कि अगर कोई म्यूटेशन होता है ना, देन दैट म्यूटेशन या उस एनिमल को सर्वाइव जनरली नेचर नहीं करने देती. अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है, अगर वो म्यूटेशन हार्मफुल है, देन दैट एनिमल इज नॉट एबल टू सर्वाइव. अगर आपको याद हो तो पता है मैंने आपको एक कंडीशन सिखाई थी या बताई थी थोड़ी बहुत, जिसका नाम था सिस्टिक फाइब्रोसिस. किसी को याद है? वी हैव डिस्कस्ड दिस सिस्टिक फाइब्रोसिस. यस सर. तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर भी आपका ये होता है कि आपका एक म्यूटेशन होता है आपके डीएनए के अंदर, और उसकी वजह से पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कोलैप्स कर रहा है एक पेशेंट का. एंड नाउ दैट पर्सन इज नॉट एबल टू सर्वाइव. सो जनरली उनका लाइफ स्पैन 21-22 साल से ज्यादा होता भी नहीं है. सो यार इतना म्यूटेशन इज जनरली गोइंग टू बी हार्मफुल, but sometimes you will find a mutation which might be beneficial in the population. वो rarely होता है, but वो होना जरूरी है. So एक DNA के अंदर म्यूटेशन होना is going to be important, but should happen slowly. ठीक है. क्या ये बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? यस सर. Right? यस सर. कोई चीज अगर समझ नहीं आई ना तो प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लो. सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ डिफरेंट स्टोरी, इसको हम डिटेल में यहाँ पे देख नहीं रहे, बट याद रखना दैट इट इज ऑल्सो कंडीशन जो म्यूटेशन की वजह से आपका होता है, एंड इट्स एनी अल्टरेशन इन द डीएनए इज गोइंग टू बी अ म्यूटेशन. ओके, नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर. सो ये सारे पॉइंट्स फॉलो होने चाहिए बाय जेनेटिक मटेरियल. ओके, नाउ आरएनए आपका होता है हाईली रिएक्टिव. क्यों? बिकॉज इट हैज सेकंड कार्बन में यहाँ पे इसका OH है, सो दैट मेक्स इट हाईली रिएक्टिव कंपेयर टू योर डीएनए मॉलिक्यूल. तो इसको इसलिए हमने सिलेक्ट नहीं किया एज अ जेनेटिक मटेरियल. ये हो गया आपका यहाँ पे पॉइंट नंबर 1. सेकेंड पॉइंट याद रखना कि आरएनए जो आपका होता है ना, इट ऑल्सो हैज अ कैटालाइटिक प्रॉपर्टी. सो आरएनए हैज कैटालाइटिक प्रॉपर्टी. कैटालाइटिक प्रॉपर्टी दैट मीन्स ये एज अ कैटालिस्ट काम कर सकता है. दैट मीन्स कि ये एज अ कैटालिस्ट काम कर सकता है का मतलब ये होता है, आई थिंक कैटालिस्ट आपने टर्म सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर भी. इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन जैसे आपके एंजाइम्स करते हैं. सो इट कैन बिहेव लाइक अ कैटालिस्ट. ये कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है, या मैं कह सकता हूँ इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट. सो आपके एंजाइम्स भी तो वही करते हैं. अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा बचपन में कभी ना कभी कि आपके एंजाइम्स जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. अगर एक स्टार्च अगर आपको उसे ब्रेक डाउन करना हो तो अमाइलेज आपकी हेल्प करता है उसे फटाफट ब्रेक डाउन करने के लिए. अगर वो अमाइलेज ना हो तो स्टार्च ब्रेक डाउन होगा, बट उसे होने में महीने लग जाएंगे, राइट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि आरएनए कैन आल्सो हैज अ कैटालिटिक प्रॉपर्टी. इट कैन वर्क एज अ कैटालिस्ट, और इसलिए भी ये थोड़ा और रिएक्टिव हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट आल्सो इट बिकम्स हाईली रिएक्टिव. इसलिए इसको सिलेक्ट नहीं किया गया एज अ जेनेटिक मटेरियल. सो दैट इज द सेकंड पॉइंट यू हैव टू नो. इट हैज अ कैटालिटिक प्रॉपर्टी, और उसके जैसे भी एक रीजन बन जाता है इसको ना सिलेक्ट करने का एज अ जेनेटिक मटेरियल. एंड देन यू हैव द थर्ड पॉइंट, आरएनए शोज हाई रेट ऑफ म्यूटेशन. इट शोज म्यूटेशन. इसमें भी आपको म्यूटेशन मिलेगा, बट एट अ हाई रेट. इट इज गोइंग टू शो द म्यूटेशन एट अ हाई रेट. सो म्यूटेशन आपको मिलेगा होते हुए आरएनए के अंदर, बट बहुत हाई रेट के ऊपर.
अब क्योंकि म्यूटेशन आपका यहाँ पे काफी ज्यादा हाई रेट पे हो रहा होता है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड थिंग. अगर म्यूटेशन आपको चाहिए होते हुए बट एट अ स्लो चेंजेस शुड बी हैपनिंग, राइट. अगर बहुत हाई रेट पे म्यूटेशन हो रहा होता है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द एनिमल. अगर आपको देखोगे ना, इसका अगर मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल दूं जिससे आप रिलेट कर पाओगे, आप कोविड के वायरस की कहानी को देखो. जब कोविड हुआ था लोगों को इंडिया 2019 के एंड में 2020 के मार्च में जब वो स्प्रेड होना चालू हुआ था, तो आपने शायद ये स्टोरीज न्यूज में सुनी होगी कि आपका एक नया वेरिएंट आपको मिला है. फिर थोड़े दिनों के बाद आपको लगा कि साउथ अफ्रीका में एक नया वेरिएंट मिला है, सो अगेन देयर इज अलार्म कि अभी ये कैसे स्प्रेड होगा. सो व्हाई दैट वाज हैपनिंग? बिकॉज कोविड हैज आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए के अंदर म्यूटेशन बहुत रैपिडली होता है. एंड बिकॉज आपके आरएनए के अंदर म्यूटेशन काफी रैपिडली होता है, दैट इज व्हाई वी वर एबल टू गेट सो मेनी स्ट्रेन्स ऑफ कोविड इन अ स्पैन ऑफ लाइक 2 years. तो हमेशा जब आपको कोई नया केस मिलता था तो काफी बार उसका पीसीआर रन किया जाता था ताकि पता लगा जा सके कि वो पुराना स्ट्रेन या नया स्ट्रेन है. और अगर नया स्ट्रेन होता था तो लोगों को कंसर्न नहीं होता था कि क्या नए स्ट्रेन के ऊपर आपकी वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी. सो याद रखना, आरएनए शोज अ वेरी हाई रेट ऑफ म्यूटेशन, एंड ये क्लियरली आपको दिखता है वायरसेस के अंदर. दैट इज समथिंग वेरी क्लियर इन द वायरसेस, एंड दैट इज व्हाई एक हाई रेट ऑफ म्यूटेशन होने वाले मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को आप नहीं यूज कर सकते एज अ लॉन्ग टर्म जेनेटिक मटेरियल. सो वायरसेस में वो आपको मिलता है बिकॉज ये उनके लिए बेनिफिशियल है भी, बिकॉज दे हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन, बट नॉट विद एनिमल्स और नॉट विद एनी अदर प्रोकैरियोट्स. उसके अंदर आपको ये देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. यू डोंट फाइंड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. सो दिस समथिंग शुड बी क्लियर टू, बिकॉज इट हैज अ हाई रेट ऑफ म्यूटेशन, इसलिए भी इसे सिलेक्ट नहीं किया गया. हाई कैटालिटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको मिल रही है, एंड इट इज गोइंग टू बी हाईली रिएक्टिव. द OH ग्रुप ओवर हियर इज गोइंग टू बी हाईली रिएक्टिव, एंड दिस इज व्हाई ये कुछ रीजंस थे आपके जिसके वजह से आरएनए इज नॉट सिलेक्टेड एज अ जेनेटिक मटेरियल बट डीएनए इज. ठीक है. और उसके बाद याद रखना दैट आरएनए इज गोइंग टू बी सिंगल स्ट्रैंडेड व्हिच इज नॉट सो स्टेबल कंपेयर्ड टू माय डीएनए मॉलिक्यूल. इसके अलावा एक और बात यहाँ पे याद रख लो कि हैविंग यूरेसिल इज नॉट अ गुड थिंग फॉर आरएनए टू बी अ जेनेटिक मटेरियल. मतलब इसका मतलब ये कि डीएनए में आप जानते हो दैट यू हैव अ थायमिन. डीएनए में जो आपका यहाँ पे आपको मिलेगा नाइट्रोजन बेस इज गोइंग टू बी थायमिन. आरएनए में you will have, it is going to be the uracil. Uracil आपको यहाँ पे मिलेगा. Thymine is much more stable chemically than the uracil. इतनी बात अभी के लिए याद रख लो कि थायमिन जो आपका यहाँ पे होता है ये आपका केमिकली ज्यादा स्टेबल होता है जो आपको मिलता है डीएनए के अंदर एज अ नाइट्रोजन बेस. सो दैट इज व्हाई अगेन मोर रीजन, एक और रीजन आपका होगा क्योंकि आपको डीएनए को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एज अ जेनेटिक मटेरियल. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. सो ये आपके पॉइंट्स आप याद रखना. आरएनए आपका हाईली रिएक्टिव था OH ग्रुप की वजह से. It was showing it does show catalytic property that does also makes it more reactive, and it has a high rate of mutation. और उस mutation की वजह से आप इसे कभी select नहीं करते as a genetic material, right? Not in the prokaryotes, not in the eukaryotes. क्या ये points आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? Are these points clear to all of you? Yes, sir. कोई भी चीज अगर समझ नहीं आ रही then please interrupt करके पूछ लो. Even new students can ask those questions. So ये अगर आप अभी से भी अगर आप क्लास सुन रहे हो तब भी आपको ये चीजें समझ आएंगी. So that is what you find happening with your RNA. So let's see what are the things which have been mentioned. So genetic material should be stable enough to not change at different stage of the life cycle. और ये आपको सबसे बढ़िया देखने के लिए कब मिला था? जब ग्रिफिथ ने किया था एक्सपेरिमेंट. पता है डीएनए के साथ एक अच्छी बात क्या है कि अगर आप डीएनए को हीट करते हो ना तो ब्रेक हो जाएगा, और जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो अपने आप को वापस से रियलाइन कर लेगा. And that is something we have seen with the heat kill bacteria. So stability is one of the property of genetic material, which was very evident in the Griffith transforming principle itself. That heat which killed the bacteria, जिस heat ने बैक्टीरिया को kill किया था, उसके वजह से डीएनए की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई थी. At least did not destroy some of the properties of the genetic material. तो याद रखना, हीट की वजह से आपका डीएनए आपका ब्रेक हुआ होगा बट वो वापस से रियलाइन कर जाता है एट अ नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर. सो उसकी प्रॉपर्टी आपके यहाँ पे चेंज नहीं हुई. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. इट इज एक काफी अच्छा एविडेंस है कि आपका डीएनए आपका काफी ज्यादा स्टेबल होता है, राइट. सो दैट इज समथिंग वी हैव डिस्कस. डीएनए प्लस एंड आरएनए का हमने यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे किया है. सो वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट्स ओवर हियर. तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं. व्हाई डीएनए वाज सिलेक्टेड एंड व्हाई आरएनए वाज नॉट सिलेक्टेड. ठीक है. सो वो हमने जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए दे आर मेंशन्ड ओवर हियर इन द एनसीईआरटी. अब एक बात यहाँ पे याद रखना, जब आप यहाँ पे डिस्कस करते हो आरएनए वर्ल्ड ना, तो इतना पहले याद रखो कि जब अर्थ के ऊपर सेल्स बनना चालू हुए थे, राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम
RNA was a genetic material. So initially RNA was genetic material. मतलब जब आपका प्लैनेट के ऊपर आपके लाइफ बस स्टार्ट ही हुई थी, आई वोंट से इवन से लाइफ, सम सेल्स वर फॉर्म्ड, तो वो टाइम पे आरएनए को सिलेक्ट किया था एज ए जेनेटिक मटेरियल. उसके रीजंस क्या थे वो हम आगे वाले चैप्टर में सीखेंगे कि क्या रीजंस थे उसको सिलेक्ट किया गया था, बिकॉज वहां पे कंडीशंस अलग थी. प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर कंडीशंस बहुत अलग थी, तो वो टाइम पे हैविंग आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एक्सेप्टेबल. बट याद रखना इसी आरएनए के अंदर से डीएनए इवॉल्व हुआ. With the course of time, what happened? Only from this RNA only the DNA was evolved. So इसी RNA में से आपका DNA evolve करके आपको देखने को मिला. तो याद रखना RNA के अंदर से DNA का evolution हुआ था. So एक ये small point याद रखना जिसको आप डिटेल में तो अगले चैप्टर में आप समझ पाओगे थोड़ा बहुत इसे. If not डिटेल में थोड़ा बहुत आप इसे समझ पाओगे नेक्स्ट चैप्टर में समझ पाओगे. But from RNA only DNA actually was formed. ये बात अभी बिठा लो दिमाग में. और याद रखना जब इनिशियल सेल्स बने थे तो आरएनए को ही हमने सिलेक्ट किया था एज अ जेनेटिक मटेरियल बिकॉज कुछ रीजंस थे. एक तो प्रिमिटिव कंडीशंस ऐसी थी कि आप वहां पे आप आरएनए को ले सकते थे एज जेनेटिक मटेरियल, एंड आरएनए वाज आल्सो कैटालाइटिक. तो आपको कई सारे एंजाइमेटिक रोल भी आरएनए कर रहा था वो टाइम पे. सो दैट इज व्हाई आरएनए वाज सिलेक्टेड. बट लेटर ऑन इट वाज डीएनए व्हिच वाज चोजन एज अ जेनेटिक मटेरियल. ओके, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है. So you can see this picture over here जहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की हुई है. RNA was the first genetic material और उसके कई सारे एविडेंस हैं. There are enough evidence to suggest that essential life process like your metabolism, translation, splicing as done by the RNA इसको select किया गया होगा as a genetic material, right? Evolved around the RNA. RNA used to act as a genetic material as well as a catalyst, right? There are some important biochemical reactions in the living system that are catalyzed by the RNA molecule. So याद रखना कई सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो RNA खुद कैटेलाइज कर सकता है. अगेन उनके बारे में भी आप अपकमिंग डेज के अंदर आप सीखोगे, राइट? और वो करने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं होती. बट RNA being catalyst was reactive and hence unstable. क्योंकि आपका RNA कैटेलिस्ट था तो इसलिए वो रिएक्टिव था और इसलिए वो थोड़ा अनस्टेबल भी था, इसलिए उसे सिलेक्ट नहीं किया गया. Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modification that makes it more stable compared to RNA. Right? याद रखना DNA is your double stranded having complementary strand further resist the change by evolving the process of repair. So your double stranded molecule आपका है तो इसके अंदर आपके changes suddenly आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलता है. So that's what that's saying over here. So these are the points you have to know. ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है in terms of your particular RNA molecule. ठीक है? That is something you have to remember. Now, after this, so ये हमने यहाँ पे देख लिया which is the first genetic material RNA DNA. अगर आपके सामने सवाल आता है then आपका आंसर यहाँ पे हमेशा होगा that is going to be the RNA molecule. सबसे पहले RNA को ही हमने सिलेक्ट किया था, बाद में उस वजह से आपका यहाँ पे DNA इवॉल्व हुआ and then we have a DNA as a more stable genetic material जो हमें अभी देखने के लिए मिल रहा है, right? Now let's talk about the replication. अब हम यहाँ पे बात करते हैं replication की. replication के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं. हाँ जी मुस्कान बताइए क्या सवाल है आपका? सर जो एनसीईआरटी की लास्ट लाइन थी आरएनए वर्ल्ड में, सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ये हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री वाला. देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ इन लोगों ने डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स. अब जब वो लोग कह रहे हैं कि वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है, सो दैट मींस व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू दोस थिंग्स जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ. अगर एक 5' है 3' है मेरा यहाँ पे और इसके ऊपर इफ यू नो कि इसके अंदर आपके नाइट्रोजन बेस आपके कौन से हैं, सो यू हैव एडेनाइन ओवर हियर, यहाँ पे आपका है ग्वानाइन, यहाँ पे आपका है साइटोसिन, यहाँ पे आपका है थायमिन, राइट? सो आप बता सकते हो ना कि आपका सामने आपका स्ट्रैंड कौन सा होगा. यू कैन क्लियरली से कि आपका सामने वाला स्ट्रैंड आपका कौन सा होगा, उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. सो आई नो इन फ्रंट यू विल हैव ओवर हियर एडेनाइन, यू विल हैव अ ग्वानिन ओवर हियर, यहाँ पे होगा साइटोसिन और यहाँ पे आपका होगा थायमिन, राइट? सो व्हेन यू हैव दिस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ना, सो इससे होता क्या है, हैविंग अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल इसके अंदर चेंजेस होना सडनली बहुत कम चांसेस होते हैं. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट मतलब वो अवॉइड करता है या उसके अंदर एकदम से चेंजेस आपको होते हुए आपको नहीं मिलेंगे. इट रेजिस्ट द चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ अ रिपेयर, राइट?
जब भी इसके अंदर आपका यहाँ पे रिपेयरिंग का प्रोसेस होगा ना, जो हमेशा आपके डीएनए के अंदर आपके यहाँ पे होता रहता है, राइट, सो वहां पे आपके चेंजेस होते हुए आपको वहां पे नहीं मिलेंगे। सो दिस इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग, यही इवेंट आपको डीएनए में होते हुए मिलेगा, ये इवेंट आपको एमआरएनए के अंदर होते आपको नहीं मिलता, क्योंकि आपका आरएनए आपका सिंगल स्टैंडर्ड आपका मॉलिक्यूल होता है, तो वहां पे चेंजेस काफी रैपिडली आपको होते हुए आपको मिल जाता है, वहां पे आपको चेंजेस काफी रैपिडली होते हुए आपको वहां पे मिल जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आपका म्यूटेशन वहां पे ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ दैट द रेट ऑफ म्यूटेशन इज गोइंग टू बी क्वाइट हायर इन द आरएनए मॉलिक्यूल। तो यही चीज आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है, इट गोइंग टू रेजिस्ट द चेंजेस बाय इवॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ द रिपेयर। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा अगर आपको 11 ग्रेड की कुछ चीजें याद है तो ये प्रोसेस ऑफ रिपेयर के बारे में बात करूंगा। इफ आई डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिपेयर, आपको अगर कुछ मैं बताऊं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, याद है आपके सेल साइकिल के अंदर यू यूज्ड टू हैव अ एम फेज, आपका एक होता था, देन यूज्ड टू हैव अ G1 फेज, राइट, जीवन के बाद कौन सा होता था? एस फेज। राइट, इनके बाद आपका यहाँ पे आता था, बिल्कुल से, यूज्ड टू हैव दिस एस फेज, एंड आफ्टर एस फेज यू यूज्ड टू हैव समथिंग लाइक योर G2 फेज, एंड उसके बाद आपको मिलता था यहाँ पे देखने के लिए, आप यहाँ पे G2 फेज, आफ्टर एस फेज यूज्ड टू हैव दिस G2 फेज। अब आप यहाँ पे एक चीज याद रखना, आपका ये जो सेल साइकिल होता है ना, उसके अंदर कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। G1 फेज और S फेज के बीच में यू हैव अ चेक पॉइंट, इसे हम बोलते हैं 1, वी कॉल इट एज अ चेक पॉइंट नंबर 1। ठीक है, उसके बाद एक और चेक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं, जो आपका आता है G2 और M फेज के बीच में। ये आपने कई बार एमसीक्यू में शायद आपने ये टर्म सुने होंगे, द चेक पॉइंट नंबर 2 विल कम बिटवीन द G1, G2 एंड M फेज के बीच। सो यू हैव अ चेक पॉइंट नंबर 2, जो ये है मेरा यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 2, और ये आ रहा है बिटवीन द G2 एंड M फेज के बीच में। अब इनके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं, इसको आप आराम से सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा, दैट व्हाई आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट देम। सी, अगर समझो आपका, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन का कहां पे होता है, कौन से स्टेज पे होता है? एस फेज के अंदर। तो इस फेज के अंदर मेरा यहाँ पे होगा डीएनए रेप्लिकेशन। अब याद रखना कि जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन किया जाएगा ना, तो उसको हम चेक करते हैं कि क्या वो सही से हुआ या नहीं हुआ है इन द चेक पॉइंट नंबर 2 के अंदर। तो चेक पॉइंट नंबर 2 जो आपका यहाँ होता है G2 और M फेज वाला, उसमें आप पता है क्या कर रहे हो, एक चेक पॉइंट मतलब पता है क्या है, आपने आई थिंक मैं ये एग्जांपल शायद आपको पहले कभी दिया होगा कि इसमें होता क्या है कि अगर आप कोई बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, लेट्स से अगर आप कोई इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, तो यू विल हैव अ चेक पॉइंट ऑब्वियसली, राइट। अगर आप अमृतसर से अगर आप लाहौर जा रहे हो, देन यू विल हैव अ चेक पोस्ट, जहाँ पे मल्टीपल चीजों को चेक किया जाएगा, आपका पासपोर्ट, आपका पर्पस क्या है वहां पे जाने का, क्या आपका लाइसेंस है क्या, ऑल दोस थिंग्स विल बी चेक्ड ओवर देयर, अगर आप बाइक से जा रहे हो तो। सिमिलरली आपका जब रेप्लिकेशन यहाँ पे होता है डीएनए का, तो चेक पॉइंट नंबर 2 के ऊपर चेक किया जाता है कि क्या डीएनए आपका सही से बनाया या नहीं बनाया। अगर समझो कि डीएनए में कोई गलती हुई है बनाने में, अगर समझो डीएनए के अंदर जो आपने बनाया डीएनए मॉलिक्यूल, उसके अंदर कोई एरर है, तो उस एरर को हम कैसे ठीक करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। उस एरर को हम यहाँ पे ठीक करेंगे विद द हेल्प ऑफ माय डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। याद रखना, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म का काम क्या होता है कि अगर आपके डीएनए के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, कोई एरर है, तो उस एरर को वहां पे आप ठीक करोगे। वो काम होता है मेरे चेक पॉइंट नंबर 2 का, और उस चीज को ठीक करना काफी आसान होता है डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के अंदर। दैट इज वेरी इजी टू रिपेयर इन द डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, और वही चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेंशन की भी है। नाउ ट्राई टू सी ओवर हियर, double strand DNA is being a double strand molecule having complementary strand, further resist changes, changes मतलब कोई error, further resist changes by evolving a process of DNA repair, process of repair। तो अगर कोई changes अगर आपके वहां पे आ रहे हैं, राइट, तो उसको आप ठीक कर सकते हो by a process of your repair। और ये रिपेयर आपका कहाँ किया जाता है? आपके चेक पॉइंट नंबर 2 के अंदर। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज। और पता है ये एडवांटेज क्यों है? अब ये चीज आप रिलेट कर पाओगे। आई टेल यू व्हाई इट इज एडवांटेजेस। अगर आपके डीएनए का स्ट्रैंड है आपका यहाँ पे, अगर आपके यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड है और यहाँ पे अगर आपका थायमिन है, तो आपको मालूम है कि सामने क्या लगेगा, यू नो कि सामने आपका एडेनाइन ही आपका यहाँ पे आएगा। सो दैट इज द एडवांटेज यू गेट व्हेन यू हैव अ डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल। आपका एक स्ट्रैंड की अगर आपको क्लैरिटी है कि एक स्ट्रैंड में आपका क्या लगा हुआ है, देन यू कैन क्लियरली पुट द अदर स्ट्रैंड वेरी क्लियरली, और सामने आपको क्या लगाना है आपको पता होता है वहां पे, यू क्लियरली नो कि आपका कौन सा बेस आपको यहाँ पे लग जाएगा। सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर। ये चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है। मुस्कान समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर।
ठीक है. So this is what they are trying to do, that having a double strand molecule having complementary strand further resist the changes by evolving a process of a repair. तो यहाँ पे repair आपका यहाँ पे किया जाता है अगर कोई error आए तो, and that is what you find happening in the DNA. और ये याद रखते हैं check point जो है ना आपके ये 11 का part है, but we have seen question coming from this, so ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और you can have a revision of that later. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. Now let's talk about my replication. अब याद रखना आपका डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, इसका अजम्पशन आपके सामने रखा था वॉटसन एंड क्रीक ने. सो वॉटसन एंड क्रीक हैव सेड दैट डीएनए शोज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. सो डीएनए इज गोइंग टू शो द रेप्लिकेशन जो आपका होगा यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव. सो वॉटसन एंड क्रीक मॉडल शोड दैट कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा आपका वो आपका होगा यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव तरीके से. सो इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि वो लोग यहाँ पे क्या कह रहे थे. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, दैट व्हाट दे वर ट्राइंग टू से. ठीक है, अगर आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, लेट्स से दिस माय डीएनए मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली माय डीएनए मॉलिक्यूल विल बी माय डबल स्ट्रैंडेड. सो एक मेरा स्ट्रैंड होगा यहाँ पे मेरा 5' है 3', दूसरा मेरा यहाँ पे जो स्ट्रैंड होगा दैट्स गोइंग टू बी अगेन अपोजिट डायरेक्शन 5' और 3'. अब ये डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे जो मैंने बना के रखा हुआ है, अगेन इट विल बी हैविंग द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पे होगी. सो दिस आर माय 2 स्ट्रैंड्स अटैच्ड टू ईच अदर. अब जब मेरा डीएनए डिसाइड करता है कि उसे रेप्लिकेट करना है, तो पहले क्या होगा कि ये जो मेरे बेस पेयर है ना ये अलग होंगे, मतलब बेसिकली मेरे 2 स्ट्रैंड यहाँ पे अलग होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन, माय 2 स्ट्रैंड्स विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. सो मेरा 5' से 3' वाला स्ट्रैंड मेरा यहाँ पे अलग हो जाएगा और ये वाला स्ट्रैंड भी मेरा यहाँ पे अलग हो जाएगा. सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर. ये सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगी. उसके बाद क्या होगा, आई विल फाइंड कि ये जो मेरे जो 2 स्ट्रैंड्स है इनको मैं यूज करूंगा एज अ पेरेंट स्ट्रैंड. सो दीज आर कॉल्ड एज माय पेरेंट स्ट्रैंड. इनको बोलता हूं एज अ पेरेंट स्ट्रैंड, और इनको मैं इवन कह सकता हूं एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड. इनको मैं इवन कह सकता हूं यहाँ पे एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड. और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पेरेंट स्ट्रैंड को यूज करके आई कैन मेक अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. इनको यूज करके मैं आपके सामने एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आराम से बना सकता हूं. आप ये बात जानते हो ना कि अगर मेरे पेरेंट स्ट्रैंड के ऊपर यहाँ पे ग्वानिन लगा हुआ है तो सामने तो मेरा वहां पे साइटोसिन नहीं आएगा. तो उस तरीके से अगर यहाँ पे मेरा थायमिन लगा हुआ है, देन यू नो दैट उसके सामने आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगा वो आपका एडेनिन होगा. सो व्हाट विल हैपन, आप इस स्ट्रैंड को आप देखोगे यहाँ पे, एंड देन यू विल मेक अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन फ्रंट ऑफ दैट स्ट्रैंड. तो जो मेरा दूसरा स्ट्रैंड बनता है वहां पे, दैट इज फॉर्म बाय लुकिंग एट द फर्स्ट स्ट्रैंड. तो इस तरीके से आप अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आप यहाँ पे कर लोगे. सेम थिंग कैन बी डन ओवर हियर. यहाँ पे मैं अपना एक और स्ट्रैंड बना सकता हूँ. तो इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर मैं आपके हाथ में एक डीएनए स्ट्रैंड देता हूं, देन आप दूसरा स्ट्रैंड आप आराम से बना सकते हो. एंड सिमिलरली आई विल मेक वन मोर स्ट्रैंड ओवर हियर, एंड दिस इज हाउ आई विल क्रिएट माय 2 डीएनए मॉलिक्यूल. इस तरीके से मेरे यहाँ पे 2 डीएनए मॉलिक्यूल मेरे यहाँ पे बन चुके हैं. ये मेरे 2 डीएनए मॉलिक्यूल मेरे यहाँ पे बन चुके हैं, एंड दिस इज व्हाट वॉटसन क्रिक हैव सेड. उन्होंने बोला था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. अब क्यों है ये सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि एक स्ट्रैंड तो आपका पेरेंट स्ट्रैंड ही है, एक स्ट्रैंड तो आपका यहाँ पे पेरेंट स्ट्रैंड है, दूसरा जो स्ट्रैंड बना है वो आपका नया स्ट्रैंड बना है. सो दिस इज व्हाई वी से इट इज गोइंग टू बी सेमी कंजर्वेटिव. इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेमी कंजर्वेटिव. दैट मींस एक स्ट्रैंड जो आपका यहाँ पे होगा वो आपका पेरेंट होगा, और दूसरा जो स्ट्रैंड होगा जिसे हम बोल सकते हैं एज अ डॉटर स्ट्रैंड, वो आपका नया स्ट्रैंड होता है. अब क्योंकि आपका एक स्ट्रैंड तो पुराना वाला ही था, सो दैट इज व्हाई वी से इट एज अ सेमी कंजर्वेटिव. और याद रखना इसी तरीके से आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है. और ये बात आपकी सामने रखी थी वॉटसन एंड क्रिक ने. उन्होंने ये बोला था कि यार ऐसा होता होगा, दैट्स व्हाट दे वर अज्यूमिंग. सो उन्होंने बोला कि हमारी हाइपोथेसिस के हिसाब से डीएनए रेप्लिकेशन मस्ट बी सेमी कंजर्वेटिव, बट इसको प्रूव किसी और ने किया था. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इसको प्रूव किसने किया था पहले. लेकिन ये बताओ क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है, हाउ द डीएनए रेप्लिकेशन हैज टेकन प्लेस? सर ये पेरेंट स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट कहते हैं. हाँ, पेरेंट स्ट्रैंड को हम बोलेंगे एज अ टेम्पलेट, क्योंकि उस टेम्पलेट को आप ऐसे भी याद रखो, इसको हम एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं, उसको ही देख के हम हमारा डॉटर स्ट्रैंड बना रहे हैं. ओके, सो वी आल्सो कॉल इट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड ओवर हियर. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस. और इस तरीके से हमारे यहाँ पे 2 डीएनए मॉलिक्यूल मेरे यहाँ पे बन जाएंगे. सो दैट इज हाउ आई विल फाइंड माय 2 डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म, व्हिच इज गोइंग टू बी माय शोइंग द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ माय डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, अब ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि आपका अब ये सारी चीजें आपकी बोली गई थी बाय योर वॉटसन क्रिक कि डीएनए मॉलिक्यूल विल हैव 1 पेरेंटल स्ट्रैंड एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड विल बी देयर,
and this scheme was termed as a semi-conservative DNA replication. ये सब आपको बोला था वॉटसन एंड क्रिक ने. इसको प्रूव किसने किया था? द स्टोरी वॉज प्रूव्ड बाय मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्थाल. सो मेसेल्सन एंड स्थाल ये दो लोग थे जिन्होंने एक्चुअली में प्रूव किया था कि जो वॉटसन एंड क्रिक कह रहे थे वो एक्चुअली बात वहां पे सही थी उनकी. Whatever they were saying over there were actually true was proved by Matthew Meselson and Franklin Stahl. और इन्होंने अपना काम किया था in the year of 1958 के अंदर. So they proved that yes, DNA replication is going to be semi-conservative in nature. ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या किया था. Let's try to understand this thing. अब इन्होंने प्रूव करने के लिए कि DNA रेप्लिकेशन आपका सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो पहले याद रखना कि दे यूज द बैक्टीरिया दैट वाज माय ई कोलाई. इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को यहाँ पे यूज किया. अब ई कोलाई बैक्टीरिया is going to be again it's a prokaryote, will have a double stranded DNA molecule. किसी का अगर कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ सकते हैं. प्लीज इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन. तो यहाँ पे इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया और इसको इन्होंने ग्रो किया एक सॉल्यूशन के अंदर. सो दे ग्रू द ई कोलाई बैक्टीरिया इन अ सॉल्यूशन इन द फ्लास्क. अच्छा, आप लोगों ने डीएनए आइसोलेट किया है ना आप लोगों ने क्लास में? आई थिंक किसी ने बताया था मुझे, स्कूल में किया है ना आप लोगों ने डीएनए आइसोलेट लैब के अंदर? क्या आपके प्रैक्टिकल में है डीएनए आइसोलेशन लैब में? अच्छा नहीं है. Yes, sir, है. राइट, सो यू विल बी डूइंग दैट. आज नहीं तो कल आप करोगे आइसोलेट डीएनए. फ्रूट में से जनरली किया जाता है और जब आप करोगे तो यू विल फाइंड थ्रेड लाइक डीएनए कमिंग आउट ऑफ द फ्रूट. ओके सर हमने बनाना में से किया था. हाँ, बनाने से कर लेते हो आप, बढ़िया है. सो आई थिंक आपने देखा होगा ना कि वो उसका एकदम वाइटिश थ्रेड लाइक चीज आपको टेस्ट में मिली होगी आफ्टर एडिंग द चिल्ड इथेनॉल. Yes, sir. So that's how the DNA is going to look like. काफी इंटरेस्टिंग होता है जब पहली बार आप देखते हो एक जेनेटिक मटेरियल को. ओके, सो नाउ यू हैव दिस ई कोलाई बैक्टीरिया. इसको हम किसमें ग्रो करें? वी आर ग्रोइंग देम इन अ सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl. अब इस सॉल्यूशन में आपको याद ही रखना, ये जो यहाँ पे जो नाइट्रोजन था ना इस सॉल्यूशन के अंदर, दिस नाइट्रोजन वाज हैविंग अ हेवियर आइसोटोप. ये था मेरे यहाँ पे N15. This was my N15. So N15 is a heavier isotope. ये याद रखना, ये रेडियो एक्टिव नहीं है. ये जो नाइट्रोजन है आपका यहाँ पे एक हेवियर आइसोटोप है, बट ये रेडियो एक्टिव नहीं है. राइट, सो N15 सॉल्यूशन के अंदर आप बेसिकली आप इसे यहाँ पे ग्रो कर रहे हो. तो जब आप बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हो इस सॉल्यूशन के अंदर फॉर सेवरल जनरेशन, समझो आपने 2-4 जनरेशन के लिए वहां पे आपने ग्रो करने के लिए छोड़ दिया, तो उससे होगा क्या कि आपके ई कोलाई के सारे बैक्टीरिया के अंदर आपको N15 मिलेगा. बिकॉज यार इतना बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, डीएनए विल ऑलवेज हैव अ नाइट्रोजन. राइट, सो व्हेन यू ग्रो द बैक्टीरिया फॉर सेवरल जनरेशंस, व्हाट विल हैपन कि जो डीएनए होगा वहां पे, जो भी डीएनए होगा ई कोलाई का, उस डीएनए के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका N15. सो दैट डीएनए विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द N15. नाइट्रोजन 15 आपको इसके अंदर काफी अच्छे से मिल जाएगा देखने के लिए. इसलिए ही हमने उसे वहां पे ग्रो किया था. तो ये बात को समझो, बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है आपका यहाँ पे कि आपने अपने बैक्टीरिया को लिया, पकड़ के डाल दिया अपने फ्लास्क के अंदर. फ्लास्क ऑफ हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl, इस चीज का यहाँ पे ये सॉल्यूशन था. और इस सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या ऑब्जर्व किया, दैट योर बैक्टीरिया वर ग्रोइंग ओवर देयर, और उन बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर आपका ये N15 इनकॉर्पोरेट वहां पे आपका हो जाएगा. सो ऑल द डीएनए मॉलिक्यूल विल हैव द N15 नाउ. अब एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, कि जब आप उन्हें यहाँ पे ग्रो कर रहे हो ना, अब बैक्टीरिया विल डिवाइड आफ्टर एवरी 20 मिनट्स. बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद डिवाइड करता है. आफ्टर एवरी 20 मिनट्स इट्स गोइंग टू डिवाइड. सो बैक्टीरियल सेल को इतना ही टाइम लगता है, राइट, क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन बेस इतना ज्यादा नहीं होता है. सो विल फाइंड डीएनए के अंदर जो, सो बैक्टीरिया में जो डीएनए होगा वो हर 20 लाइक बैक्टीरिया विल डिवाइड आफ्टर एवरी 20 मिनट्स and replication will always happen after every 20 minutes के बाद वो आपका हो रहा है. So you can find small time में you can grow large number of bacteria. So याद रखना, फर्स्ट स्टेप मेरा यहाँ पे क्या था, I have grown the bacteria in the N15 solution के अंदर. अब इनको ग्रो करने के बाद मैंने इनको बाहर निकाला और उनके साथ मैंने किया फिर सेंट्रीफ्यूज. I took out those bacteria and I carried out the centrifuge. अब सेंट्रीफ्यूज आपको मैंने बताया था, आपने हर्षी चीज में भी किया था. कोई मुझे बताएगा हैंड रेज करके सेंट्रीफ्यूज में आप बेसिकली करते क्या हो? व्हाट हैपेंस इन सेंट्रीफ्यूज? एनीवन कैन रेज देयर हैंड एंड टेल मी. बताइए शिखा, क्या होता है सेंट्रीफ्यूज के अंदर? सर हाई स्पीड में घुमाते हैं. किसको?
टेस्ट ट्यूब को, और क्यों करते हैं ऐसा? ताकि हेवियर एलिमेंट्स जो है वो नीचे सेटल हो जाए और जो लाइटर है वो ऊपर रह जाए। ठीक है, हाँ जी मुस्कान बताइए क्या कहना चाहते हो आप, बताइए। सर मेरा भी यही आंसर है। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन ना, सेंट्रीफ्यूज में आप क्या करते हो, आप टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने सैंपल को डालते हो और फिर आप उसे रोटेट कराते हो, देन यू रोटेट दैट सैंपल ओवर देयर। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ब्लड के साथ ऐसा करते हो, अगर आपको याद होगा तो ब्लड के अंदर यू हैव अ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड यू हैव अ प्लाज्मा। तो मुझे प्लाज्मा को अलग करना होता है तो मैं उसे सेंट्रीफ्यूज में रन करता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि नीचे कुछ चीजें इकट्ठा हो जाती है और बीच में आपका आ जाता है यहाँ पे आपका सुपरनेटेंट। अभी आपको याद रखना है कि जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया, जब इन लोगों ने सेंट्रीफ्यूज किया, सो दे वर ओनली एबल टू सी द नाइट्रोजन 15। उनको ये जो रेडियो, ये जो इनका आइसोटोप था, हेवियर आइसोटोप N15, उनको यहाँ पे दिख रहा था। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो उनको यहाँ पे दिख रहा था, दैट वाज माय N15, उनको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा था नीचे वाले साइड पे। नीचे क्यों दिख रहा था? बिकॉज वो थोड़ा हैवी होता है, सो इट विल कम इन द बॉटम। सो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उन्हें ये दिखा, दैट वाज अ सिंपल थिंग। आपने अगर ग्रो से किया है N15 के अंदर, तो ऑब्वियसली जब आप डीएनए को निकाल के सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपको N15 ही मिलेगा और तो कुछ मिलेगा नहीं। अब उसके बाद उन्होंने क्या था, अब देखो इनका सेकंड स्टेप इनका यहाँ पे ये था कि उन्होंने बैक्टीरिया को, नाउ दे वर ट्रांसफर्ड द बैक्टीरिया इनटू N14 सॉल्यूशन। सो अब याद रखना, नाउ द बैक्टीरिया वर ट्रांसफर्ड, जो भी N15 में ग्रो किए थे उनको आपने ट्रांसफर किया। सो नाउ द बैक्टीरियाज वर ट्रांसफर्ड। किसमें आपने उन्हें ट्रांसफर किया? इनटू द N14 वाले सॉल्यूशन में। सो नाउ दे वर ट्रांसफर्ड इनटू योर N14 वाले सॉल्यूशन के अंदर। हाँ जी हुदा बताइए क्या सवाल है आपका? हुदा आपका कुछ सवाल है, आपने हैंड रेज किया था, आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा पूछने के लिए। ओके मुस्कान, यू हैव अ क्वेश्चन, बताइए। सर ये ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूज सेम है? ना ब्लेंडिंग अलग। ब्लेंडिंग में आप एक्चुअली ब्लेंडर यूज कर रहे हो जिसको जूस बनाने के लिए यूज करना चाहिए। सेंट्रीफ्यूज इज अ डिफरेंट मशीन इटसेल्फ, वो ब्लेंडर नहीं होता। ठीक है, सो वो अलग है, ब्लेंडिंग अलग एंड सेंट्रीफ्यूज मशीन इज अलग, राइट? ओके, सो नाउ द बैक्टीरियाज वर ट्रांसफर्ड इनटू दिस सॉल्यूशन। तो आपने क्या किया, N15 से निकाल के उनको डाल दिया आपने एक अलग सॉल्यूशन के अंदर, जिसका नाम था यहाँ पे NH4Cl, मतलब N14 आपका यहाँ पे आइसोटोप था। तो एक बार फिर मैं यहाँ पे क्लास बना देता हूँ क्योंकि ताकि पता चले कि इसके अंदर हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। सो नाउ दे वर ट्रांसफर्ड इनटू द N14 वाले सॉल्यूशन के अंदर। नाउ दिस वाज अ लाइटर आइसोटोप, ये जो आपका आइसोटोप आपका यहाँ पे लाइटर था। अब यहाँ पे हुआ क्या ना, जब आपने इनको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, सो नाउ व्हाट विल हैपन, आपका जब पहला रेप्लिकेशन होगा, आपका जब पहला डीएनए रेप्लिकेशन अब आप यहाँ पे होगा, तो उसके अंदर आपको N14 भी देखने के लिए आपको मिलेगा। सो इस बात को समझो कि जैसे उन्होंने बैक्टीरिया को यहाँ पे ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद आफ्टर 20 मिनट्स दे टुक आउट द बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया को यहाँ पे डिवाइड करने के लिए कितना टाइम लगता है? 20 मिनट्स। सो 20 मिनट्स के बाद इन्होंने बैक्टीरिया को बाहर निकाला, सबको नहीं, समझो 15-20 बैक्टीरिया को उन्होंने बाहर निकाला। सो आफ्टर 20 मिनट्स दे टुक आउट द बैक्टीरिया, उन्होंने सैंपल को बाहर निकाला, द सैंपल वाज टेकन आउट and it was analyzed. Sample was taken out, small sample. और उन्होंने उसके अंदर क्या देखा, तो याद रखना 20 मिनट्स तक उन्हें वहां पे रखा, उसके बाद कुछ बैक्टीरिया को बाहर निकाला, क्योंकि उन्होंने तब तक कर लिया होगा, एक जनरेशन बन गई होगी। तो जब उन्होंने बैक्टीरिया को बाहर निकाला तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल था उसमें कुछ ऐसी चीजें वहां पे दिखी थी। सो दे फाउंड दिस वाज माय डीएनए मॉलिक्यूल। इनिशियली मैंने उसे रखा था N15 के अंदर, सो सारे डीएनए के अंदर मुझे क्या मिलेगा वहां पे? N15, राइट? ये तो हमारा N15 वाला डीएनए मॉलिक्यूल। आपने उसे ट्रांसफर किया आपके N14 सॉल्यूशन के अंदर। N14 के अंदर डालने के बाद जब मैंने इसको N14 के डाला, सो नाउ दिस वाज ट्रांसफर्ड इनटू योर N14 वाले सॉल्यूशन के अंदर, राइट? आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, आपने अलाउ किया, यू अलाउड फॉर द डिवीजन, आपने 20 मिनट्स के लिए बैक्टीरिया को अलाउ किया ग्रो करने के लिए, और उसके बाद जब आपने उन्हें बाहर निकाला, नाउ व्हाट यू विल गेट टू सी, यू विल गेट टू सी कि आपके डीएनए मॉलिक्यूल कुछ ऐसे दिखेंगे। सो नाउ यू विल हैव अ डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच विल हैव, पहले दो स्ट्रैंड्स वहां पे अलग होंगे N15 वाले, राइट? सो these strands will get separated of N15 and इसके बाद आपको जो नया स्ट्रैंड यहाँ पे बनेगा, that strand will be of my N14 solution। जो मेरा नया स्ट्रैंड यहाँ पे बनेगा, this will be the strand for my N14 solution का।
और जब ये आपको रिजल्ट मिल रहा है, दैट इटसेल्फ प्रूव करता है कि आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो आपका यहाँ पे होता है सेमी कंजर्वेटिव। सो जो ग्रीन वाला जो मेरे यहाँ पे स्ट्रैंड है, द ग्रीन स्ट्रैंड हियर इज माय N15 एंड ब्लू वाला जो मेरे यहाँ पे स्ट्रैंड है, दैट स्ट्रैंड हियर इज गोइंग टू बी माय N14। और यही चीज उन्होंने यहाँ पे होते हुए देखी थी। सो व्हाट दे एक्चुअली फाउंड कि आफ्टर ट्रांसफरिंग द बैक्टीरिया इनटू N14 सॉल्यूशन, उसके बाद दे गेव द बैक्टीरिया 20 मिनट्स की कर लो, डिवाइड कर लो उतने टाइम के अंदर। और उसके बाद जब उन्होंने सैंपल निकाल के देखा, सो वन स्ट्रैंड वाज हैविंग N14 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड अदर स्ट्रैंड वाज हैविंग द N15 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। और ये बिल्कुल आपका जो अजम्पशन था उसको ये प्रूव करता है कि वन स्ट्रैंड बिहेव्स लाइक अ पेरेंट स्ट्रैंड, और जो नया स्ट्रैंड बनेगा that will be a newly formed daughter strand. So this is something you have to know. आपने इसे ट्रांसफर किया and then you gave the bacteria 20 minutes and after 20 minutes जब आपने चेक किया, आपको ये रिजल्ट देखने के लिए मिला। अब ये रिजल्ट उन्हें कैसे दिखा होगा? ये रिजल्ट उन्हें कुछ इस तरीके से दिखा था। जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया ना, जब उन्होंने 20 मिनट के बाद बैक्टीरिया को बाहर निकाल के जब सेंट्रीफ्यूज किया, when they took out the bacteria after first generation, तो उन्हें यहाँ पे क्या मिला? There was one band of your N15 और उसके साथ साथ you are having the band of N14। उसी के साथ साथ आपका N14 का भी बैंड आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। तो N15 भी आपका यहाँ पे था और उसके साथ साथ आपका N14 का बैंड भी आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। और जब उन्होंने ये देखा, so that is what? That is actually hybrid। ये आपका हाइब्रिड डीएनए ना आपके यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। If you are finding this kind of result in the centrifuge, ये मेरा यहाँ पे होगा हाइब्रिड डीएनए। This is going to be a hybrid structure, right? और यही हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। These are what? These are my hybrid ना, एक है N15 एक है N14, इसलिए मैं इसे बोलूंगा यहाँ पे एज अ हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये रिजल्ट उन्हें यहाँ पे देखने के लिए मिला था। अब आप बस ये सोचो कि 20 मिनट के बाद आपको हाइब्रिड मॉलिक्यूल मिला। अगर आप 40 मिनट्स के बाद या थोड़े और टाइम के बाद अगर आप देखोगे, तो याद रखना आपका N14 का अमाउंट बढ़ता जाएगा। द अमाउंट ऑफ N14 डीएनए मॉलिक्यूल विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग। N14 का अमाउंट आपका यहाँ पे बढ़ता जाएगा और N15 का अमाउंट आपका कम होता जाएगा कंपैरेटिवली, क्योंकि आप अपने बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हो अब N14 सॉल्यूशन के अंदर। और यही चीज की थी आपके मेसेल्सन एंड स्थाल ने। तो आपको स्टेप्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। द फर्स्ट थिंग दे डिड, दे टुक द ई कोलाई बैक्टीरिया, डाला उन्होंने यहाँ पे N15 सॉल्यूशन के अंदर, वहां पे उन्हें ग्रो किया काफी जनरेशंस के लिए, राइट? काफी जनरेशन उन्होंने वहां पे ग्रो किया। सो दे वर ग्रोन फॉर मल्टीपल जनरेशन। सो उन्हें वहां पे ग्रो किया और मल्टीपल जनरेशंस के लिए वहां पे उन्होंने ग्रो किया। ये मल्टीपल जनरेशंस के लिए ग्रो करने का रीजन वहां पे ये था ताकि सबके अंदर जाके लग जाए आपका वहां पे N15। और एक बार आपको वहां पे N15 आपका वहां पे जाके लग गया, उन्होंने फिर क्या किया, उसको बाहर निकाला बैक्टीरिया को, उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि हाँ भाई N15 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट N15 ऑल द डीएनए विल हैव द N15 इन द एज अ आइसोटोप। अब वो क्या करते हैं, सारे बैक्टीरिया को पकड़ते और डालते उन्हें N14 वाले सॉल्यूशन के अंदर। जैसे उन्होंने N14 के अंदर डाला, उसके बाद उन्होंने 20 मिनट्स के लिए उन्हें वहां पे ग्रो किया, मतलब 20 मिनट्स के बाद उन्होंने उसे वापस निकाला बाहर। सो आफ्टर 20 मिनट्स द सैंपल वाज टेकन आउट। सो आफ्टर 20 मिनट्स द सैंपल वाज टेकन आउट, और फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया, मतलब उसे सेंट्रीफ्यूज किया उनके डीएनए को, और उन्होंने ये देखा, they were able to see these bands over here। और ये बैंड जब उन्होंने यहाँ पे देखा कि एक N15 का और एक N14 का, उन्हें जब यहाँ पे बैंड दिखा, वो समझ गए दैट अंदर कुछ ऐसा हुआ है, अंदर आपका डीएनए रेप्लिकेशन जो हुआ है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर तरीके से हुआ आपका वहां पे हुआ है। दैट इज व्हाई वन स्ट्रैंड इज गोइंग टू बी N15 और दूसरा स्ट्रैंड मेरा यहाँ पे N15 मेरा 14 वाला यहाँ पे बन जाएगा। अब याद रखना, अगर आप इसके बियॉन्ड जा रहे हो, अगर आप 40 मिनट 60 मिनट्स अगर आप उन्हें वहां पे डिवाइड करने देते हो, देन आपके डीएनए मॉलिक्यूल जो मिलेंगे आपको ज्यादा, वो आपको मिलेंगे आपके N14 वाले, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। हैव अ लुक एट दिस। सो आपने पहले स्टार्ट किया N15 से, राइट? सो यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी विद द N15। आप उसका बैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं N15 वाला। फिर आपने उन्हें ट्रांसफर किया N14 के अंदर, एंड उसके बाद 20 मिनट के बाद जब उन्हें बाहर निकाल के देखा, तो आपको क्या मिला? आपको मिला आपके हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स। यू कैन सी द N14 N15 के हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे मिल गया, राइट? उसके बाद इफ यू अलाउ देम टू ग्रो ना, अगर आप N14 के अंदर अगर आप बैक्टीरिया को ग्रो करने देते हो, देन देखो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, N14 वाले मॉलिक्यूल्स आपको ज्यादा मिलेंगे। यू विल फाइंड मोर अमाउंट ऑफ N14 वाले डीएनए मॉलिक्यूल्स, एंड N15 वाले टाइम के साथ साथ वो आपके कम होते जाएंगे। सो अगर आप इनको और 160-200 मिनट के लिए अगर आप ग्रो करते हो,
सो याद रखना N15 का अमाउंट आपका कम होता जाएगा, या फिर मैं कहूंगा हाइब्रिड का अमाउंट यहाँ पे आपका कम होता जाएगा, एंड विल हैव मोर डार्कर बैंड ऑफ माय N14 मॉलिक्यूल व्हिच इज अ लाइटर आइसोटोप। तो यही चीज यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे की थी। नाउ टेल मी, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मुझे ये बताओ कि क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। इसमें अगर कोई चीज कंफ्यूजिंग लग रही है, कोई चीज अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रही, देन प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो इफ देयर इज समथिंग इज नॉट क्लियर टू यू। सर इस हाँ, स्लाइड में ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है? कहाँ पे बेटा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स दे रखा हाँ, तो है। बेसिकली है क्या ना कि आपका N15 आपका हेवियर आइसोटोप है, तो इसलिए वो आपको नीचे मिलता है उसका बैंड, इसलिए उसका बैंड आपको नीचे मिलेगा। ओके, और N14 का बैंड, N14 जो आपका आइसोटोप है वो आपका लाइटर है, एंड बिकॉज इट्स अ लाइटर बैंड दैट्स व्हाई उसका जो आइसोटोप की जो बैंडिंग आपको मिलेगी वो आपको थोड़ा ऊपर मिलेगी टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को सीधा कर दोगे ना, वर्टिकल कर दोगे, तो यू विल गेट टू सी कि N15 आपका नीचे आ रहा है और N14 आपका थोड़ा ऊपर आ रहा है। द रीजन इज बिकॉज दे आर वन इज हेवियर, वन इज गोइंग टू बी लाइटर वन, दैट्स इट। इसलिए वो ग्रेविटेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। ओके। और याद रखना ये जो सॉल्यूशन जिसमें आप सेंट्रीफ्यूज करते हो, हाँ एक और चीज, सेंट्रीफ्यूज करने के लिए जो हम सॉल्यूशन यहाँ पे यूज करते हैं ना, उसका भी नाम याद रखना। सेंट्रीफ्यूज करने के लिए जो सॉल्यूशन यहाँ पे यूज करते हैं दैट्स माय सीसियम क्लोराइड। तो सेंट्रीफ्यूज करने के लिए आप पानी में नहीं कर सकते, कुछ डालना पड़ता है आपको उसके अंदर, एंड दैट सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी माय सीसियम क्लोराइड। सो सीसियम क्लोराइड के अंदर आप करोगे अपना यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज। सो इन दिस सॉल्यूशन ओनली विल डू द सेंट्रीफ्यूज। So this is what you have to know. इस solution के अंदर you will be doing your centrifuge. So that's something you have to know. अच्छा, नए बच्चों को ये समझ आ रहा है क्या? जो लोग आज पहला क्लास लगा रहे हैं, I've been like slightly slower today's class. So Vaibhav, Komal, Sneha, if I'm not wrong, Chetna, and one more girl. Right? I hope it's clear to you. Yes sir, yes sir. Okay, so there's something should be clear to all of you. यहाँ पे आप एक दो पिक्चर देख सकते हो। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो that imagine कर लो कि अगर मेरा यहाँ पे N15 है मेरा यहाँ पे ये, राइट, तो नया स्टैंड मेरे यहाँ पे मैंने ट्रांसफर कर दिया, सो दैट इज माय N14 मेरा वाला स्टैंड है, रेड वाला। अब आप देखो N14 के अमाउंट कैसे बढ़ रहा है, विद द कोर्स ऑफ टाइम इट विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग ओवर देयर, सो दैट्स व्हाट यू फाइंड हैपनिंग। ओके, सो यही वो पिक्चर है, एक ही पिक्चर बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि वो इम्प्रिंट हो जाए। यू हैव अ हाइब्रिड आफ्टर फर्स्ट जनरेशन, बट उसके बाद वाले जो जनरेशन आपके होंगे वहां पे, आफ्टर एवरी नेक्स्ट जनरेशन यू विल फाइंड कि हाइब्रिड का अमाउंट कम होता जाएगा and more amount of N14 will be seen. So that is the story of my Messelsinus Thal. अब याद रखना ये इन्होंने किया था बैक्टीरिया के अंदर। Now the same thing was also done by Taylor. अब टेलर ने सेम थिंग की थी किसके साथ? वीसिया फाबा के साथ। So उन्होंने बोला कि चलो प्रोकैरियोट्स में तो ये हो ही रहा है, हम यूकैरियोट्स के भी देख लेते हैं, राइट। सो उन्होंने क्या किया, द सेम टेक्निक और सेम प्रोसीजर वाज रन इन द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, दैट वाज माय प्लांट्स। बेसिकली प्लांट्स के अंदर वीसिया फाबा के अंदर उन्होंने सेम रन किया था एक्सपेरिमेंट, बस यहाँ पे चेंजेस क्या थे, एक तो प्लांट अलग, एक तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अलग था। इट वाज अ यूकैरियोटिक प्लांट, वीसिया फाबा, दैट्स अ प्लांट। इट वाज डन इन द ईयर ऑफ 1958। जिसने किया था टेलर एंड कलीग ने। एंड वन मोर थिंग वाज, इन्होंने यूज किया था यहाँ पे रेडियो एक्टिव थायमिडिन। यहाँ पे इन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव थायमिडिन, जबकि ऑन द अदर हैंड दे वर यूजिंग द आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे कुछ और यूज किया था, बट रिजल्ट्स आपको यहाँ पे सेम मिले थे। The experiment proved that DNA in chromosome also replicates semi-conservative तरीके से। ये सेम ही चीज उन्होंने यहाँ पे प्रूव कर दी थी कि हाँ भाई आपकी यूकैरियोट्स के अंदर भी वैसे ही हो रहा है जैसा आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर आपके यहाँ पे हो रहा था। So that is something you have to know, right? So the machinery and the enzyme. Okay, so this is something. This is a story of your this thing. This is a story of your DNA being semi-conservative in nature. अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, इसके लिए कि मैं आपको ये वाली कहानी स्टार्ट करूं। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके डीएनए के अंदर मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, जस्ट थिंक एंड टेल मी, थोड़ा इंफॉर्मेशन शेयर करूं आपके साथ। सो इन डीएनए व्हाट विल हैपन ना, डीएनए के अंदर एज आई टोल्ड यू इसके अंदर म्यूटेशन होता है, डीएनए में म्यूटेशन विल हैपन। अब डीएनए के साथ पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपका जो डीएनए, आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपके पास है यहाँ पे, दिस डीएनए हैज एरिया कवर्ड बाय जीन्स इज ओनली 2%। आपके डीएनए का जो लेंथ है, आप जानते हो डीएनए का लेंथ आपका होता है आपका 2 मीटर जितना, राइट, 2.2 मीटर, 2.2 मीटर जितना आपका यहाँ पे लेंथ है आपके यहाँ पे डीएनए का। अब इस डीएनए के अंदर आप देखोगे कि आपका सिर्फ स्मॉल एरिया, ओनली अराउंड 2% एरिया होता है जो आपके जीन्स कवर करते हैं। तो जीन्स विल कवर ओनली 2% ऑफ द एरिया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इतना बड़ा डीएनए है, उसके अंदर जो जीन्स कवर कर रहे हैं आपका सिर्फ 2% एरिया आपका कवर कर रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ जीन्स यू हैव इन योर डीएनए इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 30,000,
30,000 जीन्स अभी आपके यहाँ पे है डीएनए के अंदर। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि 30,000 में से आई थिंक 50% का रोल अभी तक लोगों को मालूम ही नहीं कि क्या है। दैट इज अगेन क्वाइट समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग। अब मुझे ये बताओ, मेरा सवाल आपसे ये यहाँ पे ये है कि नेचर ने इतना बड़ा डीएनए दिया, सिर्फ 2% एरिया में आपको जीन्स देके रखे हुए हैं, इसका क्या फायदा है? व्हाट इज द एडवांटेज हैविंग सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर? या ओनली 2% एरिया कवर्ड बाय जीन। बाकी अगर देखा जाए तो बाकी जो मेरा यहाँ पे एरिया है दैट्स अ जंक डीएनए ना। बाकी जो मेरा यहाँ पे डीएनए है जहाँ पे जीन्स लगे नहीं हुए, उसका कुछ काम है ही नहीं वैसे देखा जाए तो। वहां से ना ही कोई प्रोटीन बनेगा, ना ही कोई आरएनए बनेगा। सो द रिमेनिंग डीएनए इज आल्सो कॉल्ड एज अ जंक डीएनए। ये एक टर्म एक्चुअली यूज किया जाता है इसके लिए, दैट्स अ जंक डीएनए। कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट कैन बी द एडवांटेज ओवर हियर ऑफ हैविंग सच अ लार्ज डीएनए एंड अ स्मॉल एरिया ओनली हैविंग कवर्ड बाय जीन्स? अगर मैं आपको यहाँ पे हिंट दूं ना, एक छोटा सा हिंट दूं, इट हैज टू डू समथिंग विद म्यूटेशन। इट हैज टू डू समथिंग विद म्यूटेशन। थोड़ा सोच सकते हो क्या तुम लोग? थोड़ा सा एनीवन कैन रेज देयर हैंड एंड टेल मी क्यों ऐसा? कुछ तो रैंडम आंसर दो, लाइक कुछ तो लाइक यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव अ करेक्ट आंसर। समझो इस बात को, यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव अ करेक्ट आंसर, राइट? बट व्हाट डू यू थिंक? बोलो बोलो बोलो। सर म्यूटेशन स्लोली होगी मे बी। म्यूटेशन स्लोली होगी, ठीक है, वो तो वैसे भी स्लोली हो रही थी, वो तो हो रही थी वैसे भी स्लोली, ठीक है। एनीथिंग एल्स? और कुछ? डीएनए ग्राफ्टिंग। यानी ग्राफ्टिंग, वो बताना पड़ेगा बेटा, वो क्या होता है? और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो उसे ज्यादा डिटेल में, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। अच्छा, और कुछ इसके अलावा, डीएनए ग्राफ्टिंग के अलावा और कुछ, इफ देयर इज समथिंग एल्स? अच्छा देखो, अब मैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अब सुनो, आपका जो सेल है उसके अंदर आपको म्यूटेशन होते हुए आपको मिलेगा, एंड द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट द एनिमल्स लिव इन, यू आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू म्यूटेशन। आई थिंक ये बात आपको काफी क्लियरली मालूम है कि इवन द यूवी रेज कैन कॉज द म्यूटेशन। यूवी रेज के अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल होता है कि वो म्यूटेशन कॉज कर सकती है, राइट? इसलिए अगर आप देखोगे तो जहां पे ओजोन लेयर नहीं है वहां पे स्किन कैंसर के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, सो यूवी रेज कैन कॉज म्यूटेशन एंड देयर नंबर ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट व्हिच कैन कॉज द म्यूटेशन। और अभी के टाइम पे तो ऐसा है कि अभी तो आप ऐसे एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो कि जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो उसके अंदर भी कई सारी चीजें होती है जो आप म्यूटेशन कॉज कर सकती है। लाइक यू हैव योर पेस्टिसाइड्स, दे हैव अ पोटेंशियल टू कॉज म्यूटेशन, राइट? देयर नंबर ऑफ थिंग्स। सो व्हाट हैपेंस ना, अब आप ये बात को सोचो कि अगर आपका इतना बड़ा डीएनए है and you have a small area which covered by genes, the likelihood of having a mutation on the gene is going to be less. काफी ज्यादा चांसेस ये हो जाएंगे ना आपके कि जहां पे भी आपका म्यूटेशन हो रहा होगा आपका यहाँ पे ही हो रहा होगा। अगर आपके सेल के अंदर कभी ना कभी कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो रहा है किसी आउटर सोर्स से, तो काफी लाइकली चांस है कि जितने भी म्यूटेशन हो रहे होंगे वो उस एरिया में हो रहे होंगे जहां पे कोई जीन है ही नहीं। और अगर मेरे म्यूटेशन उस एरिया में हो रहे हैं जहां पे कोई जीन लगा ही नहीं हुआ, तो पता है उसका फायदा क्या होता है? कोई भी उसका फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखेगा ही नहीं। अब सुन सोचो, अगर यहाँ पे कोई अल्टरेशन हो गया, यहाँ पे कोई अगर अल्टरेशन हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है? उस पर्सन के बॉडी के ऊपर उसका कोई इफेक्ट होगा ही नहीं क्योंकि सारे जीन्स तो यहाँ पे सेफ है। दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका इतना बड़ा डीएनए रखने का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर म्यूटेशन अगर हो भी रहा है तो ऐसी जगह पे आपका म्यूटेशन हो रहा है जहाँ पे कोई आपका कोडिंग करने के लिए या वहां पे कोई आपका जीन ही नहीं है। और अगर आपका वहां पे कोई जीन ही नहीं है, देन उससे पता है फायदा क्या होता है कि उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा एनिमल के ऊपर। दैट वोंट हैव इंपैक्ट। अब यहाँ पे कोई कर दो आप कोई म्यूटेशन, यहाँ पे कुछ चीजों को आप डिलीट कर दो, यहाँ से किसी चीज को आप डिलीट कर दो, इट हार्डली मैटर्स। इट हार्डली मैटर्स टू द एनिमल बिकॉज द एरिया विच हैज जीन्स आर बीन प्रोटेक्टेड। और वहां पे वो कैसे बचे हुए? बिकॉज दे आर कवरिंग अ वेरी स्मॉल एरिया एंड यू स्टिल हैव अ बिगर डीएनए। सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके डीएनए के अंदर म्यूटेशन जो हो रहा है वो ऐसे एरिया पे हो रहा है जहां पे कुछ कोड करने के लिए है ही नहीं, जहां पे से कुछ बन ही नहीं रहा। That is a selective advantage you have. ये selective advantage है to have such a long DNA with such a long DNA with such a large area जहाँ पे कुछ है ही नहीं. So that is what you get to see. क्या मेरी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Are you able to understand what is happening over here? Yes sir. Yes sir. Just got a couple of years. I hope सबको यहाँ पे समझ आ रहा है. So this is what you have to understand. So एक चीज समझना है आप यहाँ पे, इसको एक बार फिर आगे जाके आप थोड़ा इसको समझ पाओगे. But this is the advantage you have of having such a long DNA. आप कभी नोटिस करो कि म्यूटेशन आपको बहुत कॉमनली आपको नहीं मिलता. You don't find mutation happening in your surrounding very commonly, right? हाँ जी मुस्कान बताइए. सर अगर ये म्यूटेशन जीन के 2% एरिया में हो गया तो फिर क्या होगा?
तो फिर आपको फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखेगा। अगर म्यूटेशन मेरा जीन के ऊपर होता है ना, तो वो जीन मेरा काम करना बंद कर देगा। समझो कोई पर्टिकुलर जीन है, उसके ऊपर हो गया म्यूटेशन, तो वो जीन कुछ ना कुछ तो बना रहा होगा ना इंपॉर्टेंट। वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ एंजाइम, इट कैन बी अ प्रोटीन, इट कैन बी अ प्रोटीन विच इज अ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। अगर वो मेरा जीन काम करना बंद कर दिया, देन उसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, समझो कि आपका म्यूटेशन हुआ है आपके उस जीन के ऊपर जो बना रहा था आपका इंसुलिन। अब क्या होगा, आपका इंसुलिन बनना आपका बंद हो जाएगा। अब आप जानते हो कि अगर आपका इंसुलिन बनना अगर आपका बंद हो गया, देन व्हाट विल हैपन, द पर्सन इज सफरिंग डायबिटीज। सो याद रखना, अगर इंसुलिन, अगर आपके जीन के ऊपर अगर आपको कोई म्यूटेशन हो रहा है, देन इट विल हैव इम्पैक्ट। द इम्पैक्ट कैन बी सीन, द इम्पैक्ट विल बी सीन ऑन द पर्सन। That is why we say mutation is going to be rare to be seen happening on the genes. अगर लेकिन वो होते हैं, then उसका आपको phenotypic effect आपको दिखेगा। ठीक है, that is one thing you have to understand. And कुछ याद रखना कि अगर कोई आपका harmful mutation है, तो nature उसे select नहीं करता, उसे वो निकाल देता है। अगर कोई ऐसा mutation है जो harmful है, जो beneficial नहीं है, then nature कोशिश करता है strongly कि वो survive ना करे और वो निकल जाए वहां के वहीं। वो नहीं चाहता कि वो mutation आगे बढ़े। इसका बढ़िया एग्जाम्पल पता है मैं आपको क्या दूंगा? बढ़िया एग्जाम्पल जो आपको इसका मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको व्हाइट टाइगर का। व्हाइट टाइगर आपको रणथंभौर में घूमते हुए आपको नहीं मिलेंगे। व्हाइट टाइगर देखने के लिए आपको दिल्ली के जू में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेचर में कभी व्हाइट टाइगर बॉर्न होता भी है, तभी वो सर्वाइव नहीं कर पाता। इट वोंट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि वो काफी क्रिप्टिक होता है, वो काफी इजीली दिख जाता है। एंड यू विल फाइंड, बिकॉज सच एनिमल्स आर एबल टू बी सीन बाय सम अदर एनिमल्स, दे माइट गेट किल्ड ओवर देयर इन अ वेरी अर्ली स्टेज। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैपेंस बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। एक जीन के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से यू विल फाइंड कि व्हाइट टाइगर बॉर्न होता है, बट आपको नेचर में नहीं मिलेगा वो। कभी नोटिस करना ना, कभी देखा है आपको डिस्कवरी चैनल पे वो दिखा रहे होते टाइगर भाग के जा रहा होता है, व्हाइट कलर का होता है, नहीं मिलता आपको। You find same thing happen with leopard or a lion. You don't find white tiger or lion running in the wild. It can only be seen happening in the zoo. So that is also example कि अगर म्यूटेशन होता है ना कुछ ऐसा, नेचर उसे सिलेक्ट नहीं करता। नेचर doesn't want that thing to go forward in the generation. So that get eliminated over there. So I hope you understand. I hope आपको ये बात समझ आ रही है यहाँ पे, ठीक है? Now let's talk about the machinery and the enzyme. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपका डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए आपको क्या क्या एंजाइम्स की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, we'll just write down few names over there, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस थोड़ा सा लाइक है प्रोसेस सिंपल, बट इसमें कुछ चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, बट है प्रोसेस आपका काफी सिंपल। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब आप बात करो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, एनसीईआरटी में जो मेंशन किया है वो इनफ नहीं होता, उससे बियॉन्ड आपको ये सीखना पड़ता है। सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग फ्यू न्यू थिंग्स ओवर हियर व्हिच यू शुड बी एबल टू लाइक इम्प्लीमेंट लेटर ऑन, ठीक है? अच्छा, इसके पहले बिफोर वी गेट इनटू दिस, यू टेल मी द आंसर फॉर कपल ऑफ थिंग्स ओवर हियर। मुझे एक काम करो, एक दो आंसर यहाँ बता दो। मुझे बताओ आप पहले इसका आंसर। सो क्वेश्चन को आराम से देख लो और हैंड रेज करना। अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन बिलो। अगर एक मॉलिक्यूल है which should act as a genetic material, तो इसके अंदर कुछ ट्रेट्स फुलफिल करने चाहिए एक्सेप्ट वन। सो देयर मस्ट बी एक्सेप्ट वन ऑफ द ट्रेट जो आप यहाँ पे गलत दिया हुआ है। सो क्विकली सी योर क्वेश्चन ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अ मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन बिलो एक्सेप्ट, एक छोड़ के बाकी सारे फुलफिल कर रहा है वो। अच्छा, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है। ऑलराइट, ठीक है, बताइए साक्षी क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? या साक्षी आपका हैंड रेज्ड है, सो यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू टेल मी, टाइप नहीं करना। ओके, साक्षी का जब तक अनम्यूट हो रहा है, पलक आप बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। पलक को यहाँ पे ऑप्शन सी लग रहा है। ओके, वैभव आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इटसेल्फ। ऑलराइट, विल जस्ट टेक वन मोर आंसर नाउ। चेतना आप बताइए। सी ऑप्शन सर। Alright, so you are seeing C, देख लेते C यहाँ पे शायद गलत है। It should be unstable structurally and chemically, बिल्कुल सही, ये आपका स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है। So that's not acceptable statement. So yes, option C is going to be a correct answer. बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। It should be able to express itself, ये बात आपके यहाँ पे true है, that's going to be true statement. It should be able to generate its replica, ये बात भी सही, बिल्कुल replication यहाँ पे होना चाहिए। It should provide a scope of slow changes, that's true. So yes, option C बनेगा यहाँ पे correct answer, बाकी सारे आपके यहाँ पे incorrect हो जाते हैं, ठीक है? Question number 33. Taylor conducted the experiment to prove semi-conservative mode of chromosome replication. किसके अंदर? आयुष बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। मिसबा क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। मिसबा बता सकते हो कौन से साल में ये किया गया था?
कोई बात नहीं. Anyone else can tell me in which year? 1958. All right. ठीक है. True. So that is going to be 1958 and this is going to be a correct answer. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार नीट के अंदर, बड़े सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इट्स क्वाइट सिंपल. बताइए, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन, किसके अंदर इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया था? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से करके आगे बढ़ते हैं. बताइए पूजा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए. ठीक है. शिवानी, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ए. राइट, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. दैट्स व्हाई यूक्यूलाई, इसके अंदर ही आपने किया था आपका एक्सपेरिमेंट. राइट. ओके, let's keep those questions aside right now. Okay, now just come back. Let's understand the machinery and the enzymes. अब डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए आपको कई सारे एंजाइम्स यहाँ पे पढ़ने की जरूरत. सो लेट्स राइट डाउन दोस नेम्स और बाद में देखेंगे वो कैसे काम करते हैं. we'll have a look at them कि वो कैसे काम करेंगे. First of all, you will need something like your DNA. We do have sometime. We will find DNA dependent DNA polymerase. DNA dependent DNA polymerase. So DNA polymerase एक बहुत ही important enzyme है आपका यहाँ पे, जो आपके लिए important होता है for the DNA replication. Second one is going to be your helicase. Is the name of the another enzyme. Third is going to be your, अब इनके roles क्या होते हैं वो आप time के साथ सीखोगे, देखोगे, right? Third is going to be your topoisomerase. Let's keep it white only. Topoisomerase. ये आपका तीसरा नाम आपका यहाँ पे आएगा. फोर्थ नेम, ये सारे एंजाइम है. ये सारे एंजाइम्स हैं. जब भी एज लिखा हुआ हो ना वहां पे समझ आना ये सारे एंजाइम्स हैं. ठीक है. That's my topoisomerase. अब चौथा यहाँ पे आएगा, चौथा वाला यहाँ पे प्रोटीन है. That's not an enzyme, that's a protein. This is called as my SSB. इसको बेसिकली हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. This is called as my single stranded binding protein. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ SSB प्रोटीन. Okay, अब ये प्रोटीन नहीं है, एंजाइम नहीं है, that's just a protein. Then fifth one here is going to be an enzyme. It is an enzyme called as my DNA ligase. DNA ligase. ये आपका एंजाइम है. And the sixth one is a small RNA molecule जिसे हम कहते हैं RNA primer. इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ RNA primer. आप समझोगे क्या होता है आरएनए प्राइमर, क्या करता है, विल अंडरस्टैंड दैट लेटर, बट याद रखना यू हैव समथिंग नोन एज आरएनए प्राइमर. एक शॉर्ट सीक्वेंस आरएनए का, आप ऐसे याद रखना, इट्स अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए. सो ये मेरे यहाँ पे इंटीग्रेंट्स है. सो अज्यूम दैट कि डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेस, टोपोइसोमरेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए लाइगेज, आरएनए प्राइमर, ये सारे मेरे इंटीग्रेंट्स है और इनको यूज करके मैं रेप्लिकेशन करा पाऊंगा. इन सब की मुझे जरूरत होती है और इनको यूज करके ही मैं डीएनए रेप्लिकेशन करा पाता हूँ. अब क्योंकि आप 12th में हो इसलिए हम ये 5-6 ही यहाँ पे नाम याद रखते हैं. आप आगे जाके जब पढ़ोगे ना डीएनए रेप्लिकेशन तो आपके ये नाम लगभग 12 से 15 तक जाएंगे. राइट. You'll have some few more names, you will have in order some few more proteins will be involved over here. But इस लेवल पे फॉर्चुनेटली हमें बस इतने याद रखना है. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं किए हुए, बट यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम देम. राइट. बट दे आर वेरी सिंपल. जब तुम इसे पढ़ने लगते हो ना, जब तुम देखते हो कि क्या हो रहा है रेप्लिकेशन के अंदर, इट्स लाइक वॉक इन अ पार्क फॉर यू. ओके. तो फिलहाल के लिए आप इतनी बात यहाँ पे याद रखना. दीज आर द नेम ऑफ द एंजाइम जिनको हम सीखेंगे. राइट. एंड यू विल रिमेंबर ऑल ऑफ देम एंड व्हाट दे आर डूइंग. बट उसके पहले आप ये भी याद रखना कि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस जो इट्स अ वेरी प्रोसेस व्हिच हैज टू डन वेरी केयरफुली. राइट. सो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो अगर मैं ई कोलाई की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट ई कोलाई बैक्टीरिया, देन इसमें आपको क्या मिलेगा, दैट दे हैव अराउंड 4.6 into 10⁶ बेस पेयर. इतने बेस पेयर आपको मिलते हैं ई कोलाई के अंदर. इतने बेस पेयर आपको मिलते हैं ई कोलाई के अंदर. सो दैट इज अमाउंट ऑफ बेस पेयर यू हैव इन द डीएनए. इतना बेस पेयर आपको मिलता है उसके डीएनए के अंदर. अभी वही मैं बात करूं अगर ह्यूमंस की, अगर मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक सिमिलरली अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स ना, तो ह्यूमंस के अंदर चीजें यू नो इट्स मच मोर हायर वैल्यू. यू विल हैव 6.6 into 10⁹ बेस पेयर.
ये नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं ह्यूमंस के अंदर। दिस इज द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स यू विल फाइंड इन द ह्यूमन बीइंग। सो आप देख पा रहे हो कितना बड़ा नंबर हमारे अंदर मिल रहा है। अब आप समझ सकते हो कि ई कोलाई के अंदर इतना कम नंबर है डीएनए का, इतना कम नंबर है बेस पेयर का, इसलिए वो 20 मिनट्स के अंदर डिवाइड कर लेता है। इसलिए ये हर 20 मिनट्स के बाद डिवाइड करेगा। सो आफ्टर एवरी 20 मिनट्स इट इज गोइंग टू डिवाइड। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू हैव सच अ स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल। इसको रेप्लिकेट करने में कितना टाइम लग जाएगा? इसको रेप्लिकेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना है। सो दैट इज आफ्टर एवरी 20 मिनट्स दे आर गोइंग टू डिवाइड। बट ह्यूमंस में अगर आप बात करो तो ह्यूमन में सेल डिवीजन में कितना टाइम लगता है? किसी को याद है हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर अ सेल डिवीजन इन ह्यूमन बीइंग्स? नहीं याद? थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ, 11th में जाओ, कितना टाइम लगता है अ सिंगल सेल डिवीजन? वापस बोलना, कितना टाइम लग रहा है? 23 आवर। हाँ, 24 आवर। 23 आवर्स आपके लगते हैं इंटरफेस के अंदर, और आखिरी माइटोसिस आपका लेता है 1 आवर, राइट? सो सेल डिवीजन जो ह्यूमंस के अंदर होता है, सो व्हेन यू फाइंड द सेल डिवीजन इन ह्यूमन बीइंग्स, इट टेक्स अराउंड नहीं, इट विल टेक 24 आवर्स। इसमें याद रखना 23 आवर्स आपके लगते हैं, आपके इंटरफेस के अंदर ही चले जाते हैं। 23 आवर्स जो आपके यहाँ पे होते हैं वो आपका लेगा आपका इंटरफेस, विल टेक अराउंड लाइक इंटरफेस, राइट? और 1 घंटा आपका यहाँ पे लग जाता है। 1 hour इज बीन टेकन अप बाय योर माइटोसिस। आई होप ये भी आपने ये सुना होगा कभी ना कभी, दिस इज टेकन बाय माय माइटोसिस। Now I hope you can understand why your cell will take more amount of time, right, compared to your E. coli. The number of base pair are like very high we have, right, and bacteria has like half है उसके पास, half से भी कम है. So I hope that makes sense to you, right? अब पता है इसमें होता क्या है, आपका ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो करने के लिए आपका पॉलीमरेज विल प्ले अ वेरी मेजर रोल. सो डीएनए पॉलीमरेज आपके यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बट आई थिंक वी वोंट गो इनटू दैट राइट नाउ. अभी के लिए आपको याद ये रखना है कि इतना नंबर है आपके पास ह्यूमन सेल के अंदर और बैक्टीरियल सेल के अंदर, एंड दिस इज द टाइम दे टेक, राइट? इसके आगे की कहानी हम बाद में देखेंगे, बट उसके अलावा याद रखना कि आज हमने किया. सो आज की कहानी के अंदर हमने यहाँ पे देखा है दैट व्हाट इज योर मेल्सन एंड थाल एक्सपेरिमेंट. ये एक बार देख लेना. आई विल शेयर सम क्वेश्चंस विद यू. आई थिंक एक असाइनमेंट शेयर किया था जिसको काफी लोगों ने शेयर किया हुआ है, सो आई विल शेयर द आंसर की फॉर दैट बाय द एंड ऑफ द डे, राइट? तो वो एक चीज आप यहाँ पे देख जाना. समथिंग वी हैव डन दिस. जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. Before that we have done about the RNA and DNA comparison. इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था हमारे यहाँ पे RNA वर्ल्ड की कहानी, जिसमें हमने सुना था that what is the story of RNA and why RNA is not selected as a genetic material, और क्यों हमने DNA को यहाँ पे select किया as a genetic material. So that is something we have seen. ठीक है, so RNA DNA को compare किया था हमने यहाँ पे on this page. तो ये याद रखना. These are the points which you have to remember over here, right? You will find, और एनसीईआरटी से पढ़ के जाना, बिकॉज एनसीईआरटी से ही वो लोग क्वेश्चन स्टेटमेंट निकालेंगे, क्वेश्चन नहीं स्टेटमेंट निकालेंगे वो लोग. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. तो हमने बेसिकली इनके कंपेयर किया हमने यहाँ पे इन दोनों को. देन वी हैव सीन व्हाट इज योर आरएनए वर्ल्ड. बेसिकली वी हैव डिस्कस अबाउट कि आरएनए था पहले आपका जेनेटिक मटेरियल, दैट्स समथिंग वी हैव सीन. एंड मेसेल्सन एंड स्थाल एक्सपेरिमेंट. ये 3 चीजें आज हमने क्लास के अंदर की, एंड वी हैव स्टार्टेड विद द आइडिया ऑफ व्हाट इज रेप्लिकेशन. ठीक है, तो इतना चीज देख जाओ. एंड जिन लोगों का पुराना क्लास मिस हुआ या जो लोग नए हैं क्लास के अंदर, yeah, you can have access to your older recordings, so you can have a look at them. I know अभी आपका स्कूल होगा तो आप ज्यादा एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको स्कूल भी है, क्लासेस भी है, बट yeah, just go through them. ये अगर आपको कुछ लगता है ना कि आपको कुछ टॉपिक आपने खुद से पढ़ा है लेकिन आपको समझ नहीं आया, then just let me know so we can do something about that. We do have some slots in the evening जहाँ पे हम यूज करके आपको सिखा सकते हैं. ठीक है, और तो that is what we have done आज की क्लास में. Now इसको लेके अगर आपके सामने कोई सवाल हो, then please go ahead and ask your questions. If you have question based on this, then please ask your question. अगर कोई सवाल नहीं है, then yeah, that's it. आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. And yeah, you can take your rest because again you will have a lecture at 8:45. वो भी चलेगा 10 तक. So yeah. So I'm just waiting if you have any questions over here. If you have any questions, then please ask your questions. अगर question नहीं है, then yeah, it's bye bye from my end. Bye sir.